हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आपके। तो ये है हमारी सेकेंड क्लास क्लबिंग ऑफ इनकम की। लास्ट क्लास में आपने देखा कि लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनाई और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उन सभी प्रैक्टिसेस को प्लग कर दिया। ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस बना के। सबसे पहले लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे कि लोग इनकम तो ट्रांसफर कर रहे थे, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा बहुत हो गया नाटक, एसेट ट्रांसफर करो तब क्लबिंग नहीं करेंगे। मतलब एसेट ट्रांसफर किए बिना अगर आपने इनकम ट्रांसफर की तो क्लब हो जाएगा। तो लोगों ने रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया कि ट्रांसफर तो किया, एसेट वापस आ गई रिवोक बैक करके। और मैंने कहा रिवोकेबल नहीं करना है तो फिर अब भाई परमानेंट करना है तो किसको करे। लोगों ने अपनी बीवियों को करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने कहा बीवी को नहीं करना है, बीवी को करोगे क्लब कर देंगे। अब क्या करें, तो लोगों ने अपनी बहुओं को एसेट ट्रांसफर करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने वो भी प्लग कर लिया, कहा कि अगर आप अपनी बहुओं को एसेट ट्रांसफर करेंगे तो इनकम आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। राइट, तो अब देखिए अब क्या रास्ता है। तो अगला लोगों ने जो रास्ता अपनाया वो क्या था, आइए सिखाते हैं आपको। देखिए ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये इनकी वाइफ मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स का एक दोस्त है मिस्टर वाई, उसकी भी एक बीबी है मिसेस वाई। ठीक है, इन दोनों के पास 50-50 लाख के डिवेंचर हैं। डिवेंचर 50 लाख का, इसके पास भी डिवेंचर 50 लाख का है। दोनों लोग परेशान हैं कि भाई हम अपनी बीवी को अगर ट्रांसफर कर देंगे तो इंटरेस्ट तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, अब क्या करें। तो एक्स और वाई डिसाइड करते हैं मिलके कि तुम मेरी बीवी को और मैं तेरी बीवी को, ठीक है, यानी ये जो डिवेंचर है मिस्टर एक्स ये ट्रांसफर कर देगा मिसेस वाई को, और मिस्टर वाई क्या ट्रांसफर करेगा, मिसेस एक्स को ट्रांसफर करेगा। देखिए है ना जुगाड़िया हिंदुस्तान। बताइए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गजब की जुगाड़ है कि नहीं हमारे देश में। क्योंकि सरकार ने कहा था अपनी बीवी को देना है तो इनकम क्लब कर देंगे, कोई किसी ने अपनी बीवी को दिया ही नहीं। ठीक है, देखिए मिसेस एक्स के पास जो डिबेंचर पे इनकम आ रही है वो मिसेस वाई को जो इनकम आ रही है वो मिस्टर वाई ने तो दिया ही नहीं है डिबेंचर, तो क्लब तो हो नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ने देखा कि यार मार्केट में तो एक से एक चतुर लोग बैठे हैं, ठीक है, कह रहे हैं तुम मेरी बीवी को दो मैं तेरी बीवी को दूंगा और टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं सब। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी ट्रैप कर लिया, इसे भी प्लग कर दिया। देखिए अगला प्रोविजन क्या है। When an individual is accessible in respect of income from asset transfer to a person for the benefit of his spouse, आपने किसी पर्सन को ट्रांसफर किया है ताकि आपकी स्पाउस को बेनिफिट मिले। ठीक है, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, he or she has transferred an asset, the transfer may be direct or indirect, ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे दोनों लोग ने 50-50 लाख रुपया दे दिया, फिर मतलब एक्स ने मिसेज वाई को दिया 50 लाख रुपया और फिर उसने डिबेंचर खरीद लिया और फिर उस पर ब्याज की इनकम आने लगी। मतलब एक से एक कानूनची कर रहे हैं। पहले डिबेंचर भी नहीं दे रहे हैं सीधे, पहले पैसा दिए वाई को, मिसेज वाई को, मिसेज वाई ने उससे डिबेंचर खरीदा, उस पर ब्याज आया, सब तब भी क्लब हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मतलब डायरेक्टली आपने पैसा दिया, डायरेक्टली आपने एसेट दे दी, या फिर आपने पैसा दिया और उसको उसको उस पैसे को यूज करके उससे एसेट खरीदी गई जिस पे इनकम आ रही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। द एसेट इज ट्रांसफर टू अ पर्सन या फिर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहां पे तो पर्सन को ट्रांसफर किया था, एक्स ने मिसेस वाई को एक पर्सन को ट्रांसफर किया जिसकी वजह से इनकम किसको आ रही है, मिसेस एक्स को। ध्यान दीजिएगा मिसेस एक्स को क्यों पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को डिबेंचर दिए। इसने दिए मिसेस वाई को डिबेंचर तभी ना मिस्टर वाई ने मिसेस एक्स को डिबेंचर दिए। राइट, तो यहां पे भी इनकम क्लब हो जाएगी। यहां पे दो बातें कह रहा है, कह रहा है आप पर्सन को दे रहे हैं चाहे फिर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे रहे हैं। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या बात है, मिस्टर एक्स ने अपने कुछ नोन लोगों की एओपी बनाई, ठीक है, और डिबेंचर इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और जब और एओपी ने क्या किया, मिसेस एक्स को बेनिफिशियरी बना दिया, बेनिफिशियरी बना दिया, यानी इंटरेस्ट की इनकम पूरी किसको आ रही है, मिसेस एक्स को आ रही है। समझ में आया।
मिस्टर एक्स ने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया अपने कुछ रिश्तेदारों का मिला के, डिवेंचर उस एओपी के नाम किया, और एओपी ने क्या किया, मिस्टर एक्स की बीवी को बेनिफिशियरी बना दिया कि ब्याज इनको मिलेगा। ठीक है, बल्कि बेनिफिशियरी सिर्फ ब्याज का ही नहीं बनाया, पूरे चीज़ों का बेनिफिशियरी बना दिया। मतलब कि ये जो डिबेंचर है इसका जो भी बेनिफिट होगा, बेच के जो पैसा आएगा या फिर ब्याज का जो पैसा आएगा, ये सब किसका है, मिसेस एक्स का। गवर्नमेंट ने तो कानून यही बनाया था अभी तक कि भाई या तो तुम अपनी बीवी को दो, बहू को दो, तब हम क्लब करेंगे। ये तो बीवी बहू है ही नहीं, ये कुछ भी दिया ही नहीं, ये तो एक एओपी को दिया है। ठीक है तो गवर्नमेंट ने ये भी प्लग कर लिया, दोनों एक साथ प्लग हुआ कि अगर आप किसी पर्सन को देते हो या फिर आप किसी एओपी को देते हो और अल्टीमेटली आपकी बीवी को बेनिफिट मिल जा रहा है तो इनकम क्लब हो जाएगी। इट इज अ ट्रांसफर फॉर द इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस। इमीडिएट बेनिफिट का भी हो सकता है, डिफर्ड बेनिफिट का भी हो सकता है। इमीडिएट बेनिफिट का मतलब क्या है, मैंने इमीडिएट बेनिफिट का मतलब यह है कि डिबेंचर दिया और डिबेंचर तुरंत बेच दिया गया। ठीक है, तो जो कैपिटल गेन की इनकम आएगी वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी, हस्बैंड के हाथ में, बीबी के हाथ में नहीं। और या फिर डिफर्ड बेनिफिट, धीरे धीरे जो पैसा आता है वो इंटरेस्ट की इनकम होती है। देखिए, जब भी एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो तो दो तरीके की इनकम आ सकती है ना, जिसको एसेट ट्रांसफर कर रहे हो। एक तो कैपिटल गेन आ सकता है, दूसरा अदर सोर्सेस की इनकम आ सकती है, मतलब रेवेन्यू इनकम आ सकती है, कैपिटल इनकम भी तो आ सकती है अगर वो एसेट बेच ही दिया जाए तो अगर एसेट बेच के इनकम आएगी तो कैपिटल इनकम भी किसकी है, ट्रांसफरर की। इसीलिए कह रहा है इमीडिएट बेनिफिट हो रहा हो या डिफर्ड बेनिफिट हो रहा हो, द ट्रांसफर इज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और ये ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन था। याद रहेगा आपको, इसमें दो चीजें पढ़ाई मैंने इस सेक्शन में, एक तो बीबी बीबी वाला खेल और दूसरा ये वाला। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट, when an individual is accessible in respect of income from asset transfer to a person for the benefit of son's wife। एग्जैक्टली जो चीज बीबी के साथ लोगों ने किया, जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको प्लग किया, लोगों ने बहुओं के साथ शुरू कर दिया। देखिए क्या हुआ, ये है मिस्टर एक्स और ये हैं बहू ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर एक्स लिख दें अंग्रेजी में, डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, ये रहा मिस्टर वाई, ये है डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, एक्स ने कहा कि मैं तुम्हारी बहू को और तुम मेरी बहू को। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रैप कर लिया इसको भी, बहुत हो गया नाटक। फिर वही चीज किया गया, दूसरी प्रैक्टिस, मिस्टर एक्स ने एक एओपी बनाया और एओपी को डिवेंचर या हाँ एसेट ट्रांसफर किया और एओपी ने बेनिफिशियरी बना दिया किसको, डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर एक्स को। गवर्नमेंट ने ये भी ट्रैप कर लिया, दोनों चीज़ों को एक साथ ट्रैप कर लिया। द टैक्स पे इज एन इंडिविजुअल, ही और सी हैज ट्रांसफर्ड एन एसेट, द एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन और एसोसिएशन पर्सन, ट्रांसफर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द एसेट ट्रांसफर्ड इज फॉर इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट, द एसेट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी रास्ता नहीं बचा, खेल खत्म, पैसा हजम। आया समझे सबको क्लबिंग का सिस्टम? तो ये 6 प्रोविजन बनाने पड़े, पूरी तरीके की टैक्स प्लानिंग मार्केट में ट्रैप हो गई है। अच्छा, क्या अगर कोई और नई प्लानिंग लेके आ पाया, ठीक है, तो फिर से गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोविजन बना के उसको प्लग कर लेगी कि नहीं? कर लेगी। ठीक है, अब कोशिश तो करिए, गवर्नमेंट फिर एक लॉ बन जाएगा। तो देखिए, मेरे क्लास में इतने सारे समझदार बच्चे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग तो आप भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि जब आप वो प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद बजट में जब अमेंडमेंट आएगा तो मैं अपने आने वाले उसके बाद वाले बैच के बच्चों को ऐसे बताऊंगा कि देखिए, अभी तक सिर्फ 6 प्रोविजन हुआ करते थे, लेकिन मेरे ही एक स्टूडेंट ने ये वाली टैक्स प्लानिंग की, फिर गवर्नमेंट ने उसको प्लग किया और ये प्रोविजन बना दिया। राइट, तो दिल ऑल्सो इंजॉय कि अच्छा ये हुआ। तो आप तो जानते ही मैं कैसे पढ़ाता हूँ, पहले मार्केट में क्या हुआ ये बताता हूँ, तो उस समय आपका नाम लेके बताऊंगा। ठीक है, तो कौन कौन कुछ नया करने वाले हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुछ ना कुछ आप ढूंढ निकालेंगे। अभी आपके दिमाग में आएगा नहीं,
ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब हो जाता है तो आपके दिमाग में आने लग जाएगा खिलवाड़। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये वाली बात पूरी खत्म हो गई, अब नई चीजें हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, देखिए मिस्टर एक्स है, इसकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अब ये सोच रहा है कि यार 7 लाख रुपए तक इनकम होती तो नील हो जाता टैक्स, लेकिन 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जा रहा है। इसने क्या किया, एक एचयूएफ बना दिया। अब आपको पता ही है इनकम टैक्स में एचयूएफ एक डिफरेंट पर्सन होता है, और इसने किसी तरीके से अपनी थोड़ी सी इनकम डाइवर्ट कर दी। क्या किया होगा, कोई एक इन्वेस्टमेंट होगी जो अपने नाम से होगी, वो एचयूएफ के नाम से करा दिया। ठीक है, अपने पैसे अपने थे, एचयूएफ के नाम से कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी, वो ट्रांसफर कर दिया एचयूएफ के नाम से। यही सब तो करा होगा ताकि थोड़ी सी इनकम एचयूएफ के हाथ में आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इफ एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, अगर एक इंडिविजुअल अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी बनाएगा तो ठीक है, प्रॉपर्टी तो एचयूएफ की कहलाएगी, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम से करना चाहते हो करो ना, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी ना है, अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन द इनकम डेराइव बाय द एचयूएफ फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, एचयूएफ की उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, वो ट्रांसफरर की इनकम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी बना दे तो उस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी, इनकम होगी, वो जिसने ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी एचयूएफ के हाथ में, उसकी इनकम कहलाएगी, ना कि एचयूएफ की इनकम कहलाएगी। एडवांस और लोन बाय एन इंडिविजुअल टू एचयूएफ इज नॉट थ्रोइंग ऑफ एसेट इन कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली। यहां पे एक पॉइंट है जहां पे आप काम कर सकते हो और ये टैक्स प्लानिंग भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या करे, एचयूएफ को लोन दे दे। ठीक है, और एचयूएफ को लोन दे दे, और एचयूएफ क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को इस लोन पे इंटरेस्ट वगैरह पे कर दे, और एचयूएफ इसी पैसे को अब फर्दर इन्वेस्ट कर दे, और इस पे रिटर्न मान लीजिए थोड़ी सी ज्यादा आ जाए, हाई रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट मिस्टर एक्स ने हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने की बजाय लोन दे दिया एचयूएफ को, एचयूएफ से भी ब्याज आ जा रहा है, कम वाला ब्याज आ रहा है, तो कम इनकम टैक्सेबल होगी, और एचयूएफ ज्यादा इनकम कमा ले रहा है उससे। ठीक है, और आपको भी पता है एचयूएफ जब ये रिटर्न कमाएगा तो आपको मालूम है कि अदर सोर्सेज की इनकम कैसे निकाली जाती है। जितना आपने उस इनकम को कमाने के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में से माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन किया जाता है ना, जो लोन लेके आपने इन्वेस्ट किया है तो डिडक्ट करने को मिलेगा ही। तो ये चीज थोड़ा सा की जा सकती है कि अगर कोई लोन देगा इंडिविजुअल एचयूएफ में तो उसको थ्रोइंग ऑफ एसेट नहीं कहा जाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने एसेट डाल दी है और उसकी इनकम आपके हाथ में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लोन एडवांस हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर वाली जब 6 इंडिविजुअल वाले केस में सब कुछ ट्रैप हो गया मैंने बताया, लेकिन आज भी एक प्लानिंग है, सुनेंगे आप? मेरा मन मान नहीं रहा था, मैंने सोचा बता ही दूं आपको। आज भी एक प्लानिंग है जो आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इसको रोक नहीं पाएगा। देखिए देखिए, मिस्टर एक्स, ये है मिसेस एक्स। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 50 लाख रुपया दे दिया और मिसेस एक्स ने उस 50 लाख के डिबेंचर खरीद लिया, इंटरेस्ट किसका है? मिस्टर एक्स का। अच्छा ठीक है, पैसा नहीं दिया, डिबेंचर ही खरीद के ट्रांसफर कर दिया तो भी मिस्टर एक्स की इनकम है। हम कह रहे हैं पैसा क्यों दे रहे हैं परमानेंट, गिफ्ट के तौर पे क्यों दे रहे हैं, परमानेंट क्यों दे रहे हैं? लोन दीजिए ना। मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को लोन देगा 50 लाख रुपए का, मिसेस एक्स इस लोन से डिबेंचर खरीदेंगी। ठीक है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वो किसकी इनकम हो जाएगी? मिसेस एक्स की। आप कहेंगे सर ज्यादा फायदा थोड़ी ना हो पाएगा क्योंकि मिसेस एक्स को भी तो इस लोन पे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हम डाइवर्ट ही कर लेंगे। मान लीजिए सर आप क्या बताना चाहते हैं, हमको समझ में आ गई बात। आप कहना चाहते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 50 लाख रुपया दिया। ठीक है, अब मिसेस एक्स इस पे मिस्टर एक्स को ब्याज देंगी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की इनकम तो वैसे भी बढ़ ही जाएगी, लेकिन ट्विस्ट यहीं पे है, ब्याज मिसेस एक्स को मिस्टर एक्स को नहीं देना है, मत दे।
एक बात बताइए, इनकम टैक्स का कानून क्या मुझे कंपेल कर सकता है कि मिसेज एक्स को मुझे ब्याज देना पड़ेगा? मैं कहूँगा दिमाग खराब है, घर में मुझे रहना है कि नहीं? मैं बीवी को लोन दूंगा 50 लाख रुपए का, उससे ब्याज मांगूंगा? अरे घर में घुसने नहीं देगी। तुम्हारी बीवी भी नहीं है क्या? ठीक है, कोर्ट तक हम चले जाएंगे ना तो भी केस जीत जाएंगे। जज साहब को कहेंगे कि अपनी बीवी से ही हम ब्याज लेंगे। हद मचा दिए हैं आप लोग तो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लोन कभी वापस ही नहीं लेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा लोन तो तुम दिए हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पैसा ही नहीं ले रहे हो। हम कहेंगे बीबी दे ही नहीं रही है, क्या करे, तलाक ले ले क्या? दिमाग खराब है, घर में रहना है ना। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है बीवी के सामने झुक के रहना होता है। हम कहेंगे नहीं, ये चलेगा ऐसे ही। यहाँ पे ट्विस्ट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू इवन पे इंटरेस्ट बाय वाइफ टू हस्बैंड एंड देयर इज नो नीड टू इवन रीपे लोन। जरूरत क्या है, आप पैसा दे दीजिए, लोन दिखाइए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा वो लोन दिखते रहना चाहिए, राइट? तो थियोरेटिकली तो देखिए लॉ नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इस तरीके की टैक्स प्लानिंग देखता है तो कंपेल तो जरूर करता है। ठीक है, एसएससी डर जाता है, घबरा जाता है, तो भाई टैक्स प्लानिंग रुक जाती है और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देता है। नहीं घबराएंगे, आगे तक बढ़ेंगे तो चलेगा। हालांकि ये छोटे मोटे ही प्लानिंग हो सकती है, अब ये नहीं कि 100-500 करोड़ रुपए आप ट्रांसफर करके ये सब खेल खेलोगे, तब तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तो एचयूएफ वाली बात कर रहे थे कि एचयूएफ में अगर मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी दी और उससे इनकम आ रही है तो वो किसकी इनकम है? जिसने ट्रांसफर की है उसकी है। लेकिन अगर उस एचयूएफ का फिर बंटवारा हो जाए तो क्या कहना चाहता है, समझिए। मिस्टर एक्स ने एचयूएफ को एक एसेट ट्रांसफर की, ठीक है, और इस एसेट पे इनकम आती है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए की। तो ये इनकम किसकी है? मिस्टर एक्स की हो जाएगी, ये क्लब मिस्टर एक्स के हाथ में हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब एचयूएफ का बंटवारा हो गया, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, ठीक है, तो ये एसेट किसको किसको चली गई? मिस्टर एक्स को मिल गई, मिसेज एक्स को मिली इसमें से, ठीक है। ए मेजर सन है, बी मेजर डॉटर है, सी माइनर डॉटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा? और मान लीजिए इक्वल पार्टीशन है, पार्टीशन भी क्या है? इक्वल पार्टीशन है। अगर इक्वल पार्टीशन है तो ये एसेट इक्वली सब में बढ़ जाएगी। तो अब ब्याज की इनकम कितनी कितनी आएगी? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इसकी 1 लाख हो जाएगी, इसकी भी 1 लाख हो जाएगी, पांचों में बराबर बराबर ब्याज भी आएगा। भाई डिवेंचर बढ़ गया ना, तो जितना भी होगा डिवेंचर, तो भाई 5 टुकड़ा होगा डिवेंचर का, तो 5 टुकड़ा ब्याज का भी तो अब आ रहा होगा। तो अब पार्टीशन के बाद किसकी कौन सी इनकम होगी? तो हस्बैंड की वाइफ की, देखिए वाइफ वाली हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाती है और माइनर बच्चे की फादर के हाथ में क्लब हो जाती है, ठीक है। तो अब पार्टीशन के बाद जो इनकम होगी वो कौन सी होगी, मैं आपको बताऊं। पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन वाला केस यहां डिस्कस कर रहे हैं। एक्स की इनकम होगी 3 लाख रुपया, ए की इनकम होगी 1 लाख रुपया और बी की इनकम होगी 1 लाख रुपया। अच्छा, ये डॉटर, माइनर डॉटर जो है वो मैरिड है अनमैरिड है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनर डॉटर हो सन हो, दोनों ही माइनर बच्चों का क्लब हो जाता है। तो ये याद रहेगा आपको कि स्पाउस का और माइनर बच्चों का क्लब हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में, जिसने ट्रांसफर किया था एचयूएफ में प्रॉपर्टी। बाकी मेजर बच्चों का उनकी इनकम हो जाएगी। एक्चुअली सरकार समझती है कि 18 साल से जो ऊपर हो जाता है ना, बाप की नहीं सुन रहा होगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब उसके हाथ में पैसा लग गया है तो नहीं दे रहा होगा बाप को, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो 18 साल से छोटे हैं वो बाप के कंट्रोल में होंगे। लेकिन आजकल ये मोबाइल के युग में, डिजिटल युग में, आजकल तो 10-10 साल के बच्चे भी बाप के हाथ से निकल जा रहे हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट को ये लॉ चेंज करना पड़े कुछ समय में। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट यही समझती है कि 18 साल से ऊपर होगा तो हो सकता है कि भाई बाप के कंट्रोल में ना हो और इनकम पिताजी तक ना पहुंच रही हो, इसीलिए बच्चे के हाथ में टैक्सेबल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, आप ये समझिए
क्या गवर्नमेंट ऐसे लॉ बना सकती है अगर बच्चा कंट्रोल में है तो, नहीं कंट्रोल में है तो ये कानून नहीं यार, कानून एक बनाना पड़ता है, समझने की कोशिश कीजिएगा हमेशा, ठीक है। नहीं तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी हर जगह, जहां से टैक्स बच रहा होगा बाप वही कहेगा, बच्चा कंट्रोल में नहीं है बाप के, लेकिन फिर भी कहेगा कंट्रोल में है मेरा बच्चा, बड़ा ही नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैक्स बच रहा है, मतलब टैक्स बचने के हिसाब से लोग बताएंगे, ठीक है। यानी बच्चा बहुत कंट्रोल में भी होगा तो बाप कहेगा नहीं एकदम निकम्मी औलाद है मेरी तो, ठीक है, एकदम मेरे हाथ से निकल गई है, टैक्स बचना चाहिए राइट अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट कानून एक ही बनाती है और कानून ये है। आइए पढ़ते हैं। If the converted property is subsequently transferred among the members of the family, the income derived from such converted property received by spouse and minor children, including minor married daughter of transferor, will be included in the income of transferor. किसका किसका? स्पाउस का और माइनर बच्चे का, चाहे माइनर मैरिड डॉटर ही क्यों ना हो, माइनर मैरिड डॉटर ही क्यों ना हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनर बच्चे और स्पाउस का क्लब हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस और लोन बाई एन इंडिविजुअल टू एचयूएफ इज नॉट थ्रोइंग ऑफ एसेट इन कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली, दिस यू ऑलरेडी नो, ठीक है। इसको 2 बार लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से, आई जस्ट रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर, ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए अगला प्रोविजन, रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। अब यहां क्या टैक्स प्लानिंग हो रही है? मैं एक कंपनी में हूं, मेरी 14 लाख रुपए तनख्वाह है, ठीक है, मेरी साल की सैलरी कितनी है? 14 लाख रुपीस, और मैं उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी रखता हूं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होगा अभी थोड़ी देर में बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि मैं थोड़ा बहुत उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, यार मेरी सुनी जाती है, आप ऐसे कहिए, उस कंपनी में ना मेरी बात भी सुनी जाती है, मैं जो चाहूं थोड़ा बहुत करा सकता हूं, ठीक है। तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस कंपनी में, और मेरी तनख्वाह 14 लाख रुपया है। तो मैंने कहा यार 14 लाख रुपया मेरी तनख्वाह आएगी तब तो टैक्स लग जाएगा, 7 लाख रुपया तक तो लगता नहीं है न्यू स्लैब के अंतर्गत। तो मैंने कंपनी में बोला कि एक काम करो, 7-7 लाख रुपए की 2 चेक दिया करो साल की सैलरी की, मतलब सैलरी को आधा आधा करके दो, आधा मेरे नाम से दे दो, आधा मेरी बीवी के नाम से दो। काम हम ही करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काम हम करते हैं, लेकिन जो मेरी तनख्वाह है जितनी भी महीने की, मैंने कहा आधा मेरे नाम से बना दो चेक और आधा वाइफ के नाम से बना दो। कंपनी ने कहा ठीक है, क्या फर्क ही पड़ता है यार, साल के 14 लाख रुपए की चेक हम तुमको दें या 7 लाख रुपए की तुम्हें दे दें, 7 लाख वाइफ की दे दें, कंपनी के लिए तो बराबर बात है। कंपनी ने ऐसा कर दिया। अब यहां पे टैक्स प्लानिंग हो गई। देखिए 14 लाख रुपए पे टैक्स बनता, 7-7 लाख रुपए पे दोनों को टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स की बचत हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने इसी के लिए कानून बनाया है, आइए देखिए। An individual is chargeable to tax in respect of any salary, commission, fees or any other remuneration received by the spouse from a concern in which individual has substantial interest. कह रहा है एक इंडिविजुअल चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अगर उसकी बीवी को कोई भी सैलरी, कमीशन, फीस मिलता है, ठीक है, ऐसी कंसर्न से यानी ऐसी कंपनी से, फर्म से बीवी को सैलरी, कमीशन या फीस मिलता है जिसमें इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक कंसर्न में, और वो कंसर्न मेरी बीवी को सैलरी, कमीशन, फी के नाम पे अगर कुछ भी देती है तो वो मेरी इनकम है, ठीक है। बट के आगे जो बात है वो एक्चुअल बात है। बट दैट पोर्शन ऑफ सैलरी ऑफ स्पाउस विच इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी अगर मेरी बीवी को उसकी नॉलेज की वजह से वो पैसा मिलता है तो वो मेरी इनकम नहीं कहलाएगी। जैसे मेरे कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, और मेरी बीवी भी वहां पे क्या है, जॉब करती है, ठीक है, और उसको तनख्वाह कितनी मिलती है, मान लेते हैं महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो मेरे वजह से नहीं मिल रही है भाई। वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह उस कंपनी में भी पा सकती है, अगर छोड़ के चल जाए तो दूसरी कंपनी में भी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। यानी वो तनख्वाह उसको उसकी नॉलेज की वजह से मिल रही है, तो ऐसे में वो इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी, वो उसी की इनकम है। फिर से रिपीट करता हूं, यानी अब कानून पूरा मिला के इतना हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे कि अगर मेरा एक कंसर्न में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है और मेरी वाइफ को बिना टेक्निकल नॉलेज के तनख्वाह मिल रही है वहां से, मतलब नॉलेज नहीं है लेकिन तनख्वाह मिल रही है, तो वो इनकम, वो तनख्वाह मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, हस्बैंड और वाइफ दोनों की चलती है उस कंपनी में, तब क्या होगा, एंड बोथ आर रिसीविंग रेम्युनरेशन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंसर्न, दोनों को ही तनख्वाह भी मिल रही है,
दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को तनख्वाह मिल रही है, तब क्या करें? पहले सुनिए क्या था, पहले हस्बैंड का इन्फ्लुएंस था और तनख्वाह वाइफ को मिल रही थी, या फिर वाइफ का इन्फ्लुएंस था और हस्बैंड को तनख्वाह मिल रही थी बिना नॉलेज के। ठीक है, तो भाई जिसका इन्फ्लुएंस था उसके हाथ में टैक्सेबल हो जा रहा था। अब कह रहा है दोनों का इन्फ्लुएंस है, तो अब क्या करें, किसके हाथ में टैक्सेबल बनाएं? बताइए किसके हाथ में टैक्सेबल बनाएं? तो कहता है देन द रेम्यूनरेशन ऑफ बोथ शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस whose total income is greater before clubbing such income. Before clubbing such income, आइए समझाता हूं। Mr. X and Mrs. X both have substantial interest in A Limited। ठीक है, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकी कहीं इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, ए लिमिटेड से मतलब नहीं है, ए लिमिटेड से तो दोनों को सैलरी आती है, सैलरी फ्रॉम ए लिमिटेड। मिस्टर एक्स की इन्वेस्टमेंट की इनकम है 8 लाख रुपया और इनकी है 4 लाख रुपया। सैलरी इनकी है 5 लाख रुपए साल की और इनकी सैलरी है 10 लाख रुपये। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें किसी एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता, जल्दी से अभी इसमें हम अगर मान लीजिए बोल देते हैं मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो पता है क्या होगा, मिस्टर एक्स की सैलरी की इनकम हो जाएगी 15 लाख रुपया, 8 लाख रुपए ये, सैलरी की इनकम 15 लाख रुपया। मिस्टर एक्स का जो इन्वेस्टमेंट का है वो उनकी इनकम है, ये सैलरी तो एक के हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक ही कंपनी से हस्बैंड वाइफ दोनों को तनख्वाह आती है और एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, तो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, और नहीं तो दोनों का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके हाथ में टैक्सेबल होती है जिसकी इनकम अदर देन दिस सैलरी ज्यादा है, मतलब बिफोर क्लबिंग सच इनकम। ठीक है, बिफोर क्लबिंग किसकी ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा मिस्टर एक्स की, इसलिए 10 लाख रुपए इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे एक गलती कर सकते थे, गलती ये कर सकते थे, कहते एक्स की इनकम 8 5 13 लाख रुपए है, मिसेस एक्स की 10 4 14 लाख रुपए है, तो 14 लाख रुपए किसकी ज्यादा है, मिसेस एक्स की, इसलिए इनके हाथ में क्लब होगा। ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात सबको? जिसकी इनकम अदर देन बिफोर क्लबिंग, बिफोर क्लबिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिफोर कंसीडरिंग रेम्यूनरेशन। बिफोर कंसीडरिंग रेम्यूनरेशन किसकी ज़्यादा थी, मिस्टर एक्स की ज़्यादा थी। मतलब अदर इनकम ही बस देखनी है, जो उस कंपनी से मिल रहा है उस इनकम को छोड़ के बाकी इनकम जिसकी ज़्यादा उसके हाथ में पूरी इनकम टैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर क्लबिंग क्या इम्पैक्ट होगा, आफ्टर क्लबिंग मिस्टर एक्स की इनकम कितनी और मिसेज एक्स की इनकम कितनी, इंटरेस्ट की इनकम इसकी 8 लाख, इसकी 4 लाख, और सैलरी की इनकम इसकी 10 5 15 लाख रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हस्बैंड के हाथ में टैक्स हो रहा है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है यहाँ पे। कहानी क्या है, क्योंकि मिस्टर एक्स की इनकम अदर इनकम ज़्यादा है। ठीक है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न मिस्टर एक्स अदर इनकम इज ग्रेटर देन मिसेस एक्स इनकम। ठीक है बात। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कंपनी के केस में अगर वो कंसर्न कंपनी है तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे कहलाएगा, इफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ रिलेटिव होल्ड नॉट लेस देन 20% इक्विटी शेयर बेनिफिशियली। अगर आपका ग्रेटर इजकल टू 20% किसी कंपनी में शेयर होता है तो आप उस कंपनी के सब्सटेंशियल मतलब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी में कहलाता है। ठीक है, 20% या उससे ज़्यादा, आपका अकेले का जरूरी नहीं है, आपका अलॉन्ग विथ योर रिलेटिव, इफ इट इज मोर देन 20% और मोर देन आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी में है। फॉर अदर अगर इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ रिलेटिव इज इंटाइटल टू एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट। बाकी किसी कंसर्न में, भाई बाकी किसी कंसर्न में शेयर वाला चक्कर तो होता नहीं है, तो 20% ज़्यादा अगर उस
कंसर्न का प्रॉफिट आपको और आपके रिलेटिव को आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20% या उससे ज्यादा है, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। लीनियर असेंडेंट का मतलब आपके ऊपर की पीढ़ी, डिसेंडेंट का मतलब नीचे की पीढ़ी। ऊपर की पीढ़ी में क्या आता है? माता पिता, नीचे की पीढ़ी में बेटा बेटी, ठीक है। फिर माता पिता के ऊपर लीनियर असेंडेंट में आता है माता पिता के ऊपर दादा दादी। ध्यान दीजिएगा, मम्मी के ऊपर वाली फैमिली नहीं चलेगी, हमेशा मेल के ऊपर या मेल के नीचे वाली फैमिली को ही कंसिडर किया जाता है लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए रिलेटिव कौन है इस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, अदर सोर्सेज में गिफ्ट वाली डेफिनेशन मत पकड़ लीजिएगा। यहां पे कौन कौन रिलेटिव है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए? ए के लिए, मिस्टर ए के लिए मिसेस ए रिलेटिव है, ठीक है। फिर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, फादर मदर, लीनियर असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब होता है ऊपर की फैमिली, तो ऊपर की फैमिली फादर से ही अब ऊपर जाएगी, फादर के फादर मदर, सन डॉटर, और सन के नीचे सन डॉटर, ठीक है। ये रिलेटिव होते हैं, राइट। जल्दी से बताइए, अगर ए का 8% शेयर है कंपनी में, ठीक है, ए का 8% शेयर है इनेक्स लिमिटेड, मिस्टर ए का, और मिसेस ए का 12% शेयर है इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? किसी का भी ए या मिसेज ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? दोनों का है। हस्बैंड वाइफ का मिला के 20%, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव है आपस में, एक अपनी रिलेटिव का मिला दे तो 20% हो रहा है, और मिसेज ए भी अपने रिलेटिव का हस्बैंड का मिला दे तो 20% हो रहा है। बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इसका आंसर है बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्स लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर एक्स लिमिटेड से तनख्वाह आ रही है मिस्टर ए और मिसेज ए को, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ध्यान दीजिएगा, अगर अपने अपने टैलेंट की इनकम आ रही है तब तो जो इनकम है वही टैक्सेबल होगा। देखिए, एक्चुअल इनकम जो डिजर्विंग इनकम सैलरी आ रही है तो फिर नहीं ये सब होता है, ठीक है। अगर आप ऊट पटांग काम कर रहे हो, ठीक है, किसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए ऐसा है ही नहीं है, टैलेंट के हिसाब से नहीं है, ये तो अपना इन्फ्लुएंस हम अपने हिसाब से एडजस्ट करा रहे हैं, तो फिर कह रहा है पूरी इनकम एक के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, जिसकी बाकी इनकम ज्यादा है, जिसकी बाकी इनकम ज्यादा है, खेल खत्म। अब ए और मिसेज ए में से जिसकी इनकम ज्यादा है। अच्छा, किसी एक का इन्फ्लुएंस होगा तो, अगर किसी एक का इन्फ्लुएंस है तो भाई जिसका इन्फ्लुएंस है उसके हाथ में टैक्सेबल बना दे रहे हैं। दोनों का इन्फ्लुएंस है तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में टैक्सेबल बना रहे हैं, प्रोवाइडेड यहां पे अपने नॉलेज के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिल रही है तब। अगर नॉलेज के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है तो ये सब सेक्शन लगता ही नहीं है। आइए अगला पॉइंट नंबर 2, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए समझाते हैं। मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को डिबेंचर दिया 50 लाख रुपए का, ठीक है। इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया 5 लाख रुपए का, ठीक है। ये क्या होगा? ये मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। मिसेस एक्स ने इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख रुपए की एफडी करा दी, एफडी ऑफ 5 लाख। भाई 5 लाख रुपए का ब्याज आया, इसकी फिक्स डिपॉजिट करा दी। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन एफडी आ गया 50,000 रुपए का। अब ये किसकी इनकम है? ये मिसेस एक्स की इनकम है, ये इन्हीं की इनकम है, ये क्लब नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई एसेट दी, उस एसेट से अगर इनकम आ रही है तो ही क्लब होता है, ठीक है। अब उस एसेट से कोई इनकम आई, वो इनकम पे इनकम आ गई तो क्लब नहीं होता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में अगर याद रखिएगा तो इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड, इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब, बस ये रट लीजिए एकदम, यही है क्लबिंग का पूरा सिस्टम। एसेट की इनकम क्लब होती है, इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड, ठीक है। आइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यहां आंसर कीजिए। मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को बैंक ट्रांसफर किया 50 लाख रुपए का, ठीक है। मिसेस एक्स ने
उसका डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर परचेज डिवेंचर 50 लाख। बताइए इस डिवेंचर का भी इंटरेस्ट आ रहा है 5 लाख। बताइए क्लब होगा कि नहीं होगा? होगा क्लब। ये इनकम और इनकम नहीं है। मिस्टर एक्स ने कोई एसेट दी, उसकी इनकम पे इनकम थोड़ी नहीं है। मिस्टर एक्स ने जो एसेट दी उसी एसेट को बदल दिया गया, डिवेंचर बना दिया गया है। आप एसेट डायरेक्टली दे सकते हो, इनडायरेक्टली दे सकते हो। याद आ रहा है ना क्या लिखा हुआ था? डायरेक्टली दो एसेट या इनडायरेक्टली दो। तो ये इनडायरेक्टली एसेट दी गई है। अरे डिवेंचर खरीदा कहां से गया? ये एसेट इनडायरेक्टली मिसेस एक्स को एक्स नहीं दी है। 50 लाख रुपया दे के डिवेंचर ही तो दिया है 50 लाख का। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट है। दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक है, ये इनकम क्लब होगी। अब इस इंटरेस्ट का बैंक एफडी कर दिया गया, ठीक है, 5 लाख की। अब इस बैंक एफडी पे इंटरेस्ट ऑन एफडी आ गया 50,000 रुपए का। अब क्या होगा? ये क्लब नहीं होगा क्योंकि ये इनकम पे इनकम है, ये क्लब नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को ज्वेलरी दे दी। आइए, ठीक है। अब मिसेज एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को ज्वेलरी दी। मिसेज एक्स ने उस ज्वेलरी को बेच के उसे डिवेंचर खरीद लिया। अब उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट आ रहा है, क्लब होगा मिस्टर एक्स के हाथ में? अरे यार, डिवेंचर ही तो मिस्टर एक्स ने दिया इनडायरेक्टली। पहले ज्वेलरी दे दी, ज्वेलरी को बिकवा दिया, बिकवा के डिवेंचर खरीदवा दिया, क्लब होगा। ठीक है, ये एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में नहीं आना चाहिए इतना कॉम्प्लेक्स, करेंगे लेकिन। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को डिवेंचर दिया ₹50 लाख का, ठीक है। मिसेज एक्स ने सेल कर दिया डिवेंचर ₹52 लाख का। और देखिए यहीं पे कॉम्प्लेक्स आ गया, 52 लाख रुपए में बेच दिया है डिवेंचर, ठीक है। अब इसकी एफडी करा दी गई है, एफडी ऑफ 52 लाख, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट आया, मान लेते हैं 5,20,000 का, ठीक है। तो अब इस इंटरेस्ट के आप दो टुकड़े कीजिए, ठीक है। इसके दो टुकड़े कीजिए। 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया है 50 लाख की एफडी पे, और 20,000 का इंटरेस्ट आया 2 लाख की एफडी पे। क्योंकि 2 लाख रुपए इनकम आई है, मिसेस को डिवेंचर 50 लाख रुपए का दिया गया, उसको 52 लाख रुपए में उन्होंने बेचा, तो 2 लाख रुपए का जो मुनाफा हुआ है ये उसकी एफडी भी हुई है, और 50 लाख रुपए ओरिजिनल डिवेंचर की भी एफडी हुई है। तो 50 लाख रुपए ओरिजिनल एफडी की जो 50 लाख रुपए ओरिजिनल डिवेंचर की जो एफडी हुई है उसका ब्याज तो टैक्सेबल होगा, क्लब हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में। लेकिन 20,000 क्लब नहीं होगा क्योंकि ये इनकम ऑन इनकम है, ये 20,000 इनकम ऑन इनकम है। समझ में आ रहा है? पहले ये इनकम आई, 50 लाख का डिवेंचर बेचा गया 52 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए इनकम आई, ये कैपिटल इनकम आई। देखिए इनकम भी दो प्रकार की हो सकती है, आप हमेशा समझिए। कैपिटल इनकम हो सकती है कि रेवेन्यू इनकम हो सकती है। ये कैपिटल इनकम पे इनकम आई है, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे थे कि रेवेन्यू इनकम आ गई, ब्याज आ गया, ब्याज को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी इनकम ऑन इनकम है। ये क्लब नहीं होगा, ये मिस्टेक से हाथ में टैक्सेबल होगा, ये क्लब हो जाएगा, और ये इनके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो एनी इनकम arising from the accumulated income of such property is not included in the income of transferor. Income on original transfer only has to be clubbed. ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल ट्रांसफर का मतलब बार बार कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डिवेंचर दिए और डिवेंचर को बेच के एफडी कर दिया गया तो एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है, ठीक है। नहीं तो हर कोई ये चतुराई लगाने के लिए सक्षम है, ठीक है। हर कोई फिर सीधे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा, एसेट वाइफ से खरीदवा देगा, उसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर बोला जाता है। या तो डिवेंचर खरीद के एफडी करवा देगा बिकवा के, ठीक है, एफडी करवा के दे देगा ताकि बेच के फिर डिवेंचर करा दो। तो ये सब गवर्नमेंट समझती है, इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है, इसको ओरिजिनल ट्रांसफर ही कहा जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड ओरिजिनल ट्रांसफर, ठीक है। हाँ, उस ओरिजिनल ट्रांसफर से कुछ इनकम आई और उसको री इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, और उससे इनकम आ गई, तो वो नहीं हस्बैंड के हाथ में क्लब होती है। Under the other provisions, if income of one person is to be clubbed in the hands of another person, then in the case of loss, the loss also has to be clubbed. अच्छा, अगर
इनकम क्लब हो रही है ना, तो लॉस भी क्लब होगा। देखिए इनकम का मतलब इनकम टैक्स में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। गवर्नमेंट ने कहीं भी अलग अलग कानून नहीं बनाया है। जब भी गवर्नमेंट इनकम कहती है क्लब होगा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्लब होगा। अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने बिजनेस किया, बिजनेस में घाटा हो गया, तो घाटा भी किसका है? हस्बैंड का है। बल्कि यहाँ टैक्स सेविंग हो जाएगी, हस्बैंड की दूसरी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा और टैक्स सेविंग हो जाएगी। अच्छा, किस हेड की इनकम बनती है जब क्लबिंग होता है? तो बिल्कुल वही हेड में इनकम जाएगी जिस हेड में वाइफ के हाथ में टैक्सेबल थी। वाइफ की वो पीजीबीपी की इनकम थी, तो हस्बैंड में क्लब होगी तो पीजीबीपी में जाएगा। अगर वाइफ की वो इंटरेस्ट की इनकम थी, यानी अदर सोर्सेज की इनकम थी, तो जब हस्बैंड में क्लब होगा तो वो भी अदर सोर्सेज की ही इनकम होगी हस्बैंड की। Fourth, under the above provision, if income of one person is clubbed in the hands of transferor, then tax on income from such asset can also be demanded from transferee. ये क्या है? देखिए, मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को 5 करोड़ के डिवेंचर दे देते हैं। ठीक है, आपको कि बड़ा लंबा सर, अभी तक 50-50 लाख रुपए बता रहे थे, अब 5 करोड़ सीधे बात कर रहे हैं, क्यों? ये मिस्टर एक्स डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन है ये। ठीक है, ये जितने अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, ये सब प्रॉपर्टीज अपने नाम से नहीं रखते हैं, एसेट अपने नाम से नहीं रखते हैं, बैंक अकाउंट अपने नाम से नहीं रखते हैं, क्योंकि जब भी ये पकड़े जाएंगे सब कुछ सीज हो जाएगा। तो ये अपने रिश्तेदारों के नाम से सारा पैसा रखते हैं, सारी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के नाम से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा ट्रांसफर तो मिसेज एक्स के नाम से है। ठीक है, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट आएगी इनकम टैक्स के हिसाब से, वो इनकम किसकी है? डिवेंचर इंटरेस्ट किसकी इनकम है? ये है मिस्टर एक्स की। ठीक है, ये क्लब हो जाएगा इनके हाथ में। अब एक बात बताइए, क्या ये मिस्टर एक्स टैक्स देता होगा? अब ये बताइए, आपको क्या लगता है? अरे ये टैक्स थोड़ी ना देता है यार, ये डरता नहीं है, मर्डर करता है, किसी से डरता नहीं है, इनकम पे टैक्स देगा क्या? ये लेता है, एक्सटॉर्शन मनी लेता है, धमकी देके ये पैसा लेने वाला बंदा है। ये इनकम टैक्स थोड़ी ना जमा करने जाता है। ये सब इनकम टैक्स कानून हम जैसे लोगों के लिए है भाई। हम आप देते हैं आराम से टैक्स सरकार को, लो भाई, क्योंकि डरते हैं। ठीक है, ये मर्डर करने से नहीं डरता, रंगदारी लेने से नहीं डरता, ये थोड़ी ना इनकम टैक्स देने जाता है, ये नहीं देता है। ठीक है, अच्छा क्या सरकार इससे ले सकती है? अरे पकड़ में आ जाता तो जेल में नहीं डाल देते, पकड़ में कहाँ आ रहा है कि टैक्स ले लेंगे इससे? टैक्स भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार ने कानून बनाया है कि अगर किसी ने एसेट ट्रांसफर किया है, ठीक है, किसी को, और उसको इनकम आ रही है, तो क्लब तो हम मिस्टर एक्स की करेंगे, लेकिन टैक्स वसूली के लिए मिसेज एक्स को भी बोल सकते हैं, मिसेज एक्स टैक्स जमा कराइए। इसका ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को एसेट देता है तो इनकम तो ट्रांसफरर की ही होगी। ठीक है, वो मिस्टर एक्स की ही होगी, लेकिन मैं मिस्टर एक्स से अगर टैक्स नहीं मिला है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है मिसेज एक्स को, उसको भी बोल सकते हैं जिसको एसेट दी गई थी। हम मिसेज एक्स को बोलेंगे मिस्टर एक्स का टैक्स दोगी, ये बोल सकता है इनकम टैक्स। समझ गए? क्योंकि डॉन कहां पकड़ा जाएगा? तो डॉन की बीवी को टैक्स मांग रहे हैं, डॉन की बीवी के हाथ में टैक्सेबल नहीं बना रहे इनकम को, ध्यान दीजिएगा। इनकम किसकी है? डॉन की। टैक्सेबल किसके हाथ में है? डॉन के। बस बीवी को कह रहे टैक्स जमा करो यार। क्यों? क्योंकि डॉन पकड़ा नहीं जाएगा, 12 मुल्कों की पुलिस लगी है, पकड़ नहीं पा रही है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज ऑल आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे। विल स्टॉप हियर।